हेलो दोस्त, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। चैप्टर 6 से 10 तक। वह बाद में गांव की संपत्तियों का निरीक्षण करेगा। ओयांग शुओ ने शिव वानशुई को अपने साथ भगवान के मनों से बाहर निकाला, गांव के द्वार पर जाने और अपने 10 किसानों का स्वागत करने के लिए तैयार था। गांव के प्रवेश द्वार पर पीले रंग के फटे कपड़े पहने 10 दुबले पतले किसान प्रतीक्षा कर रहे थे। वे पहाड़ी गांव को उत्सुकता से देख रहे थे। उनके पैरों में लिपटे फटे कपड़े ही उनकी एकमात्र संपत्ति थे। ओयांग शुओ आगे थे और शिव वानशुई पीछे थे। इस जोड़ी ने जल्दी ही उन्हें पकड़ लिया। शिव वानशुई जैसे क्रूर अधिकारी को देखकर किसानों के समूह की आंखों में भय के भाव उभर आए। हालांकि ओयांग शुओ को शिव वानशुई का नेतृत्व करते देखकर वे तुरंत अधिक सम्मानपूर्ण और सतर्क हो गए। झिझकते हुए उनमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी आगे बढ़ा, जो उनमें से सबसे बूढ़ा लग रहा था। कृपया सर, मैं झाओ डेक्सियन हूँ। मैं अपने गांव के ग्रामीणों को आपके गांव में लाने के लिए आया हूँ। हमें आश्चर्य है कि क्या आप निवासियों को स्वीकार कर रहे हैं। ओयांग शुओ ने सबसे पहले अपना परिचय दिया। मैं शानहाई गांव का राजा हूँ। मेरे पीछे मेरे जनरल शिव वानशुई हैं। अपना परिचय पूरा करने के बाद ओयांग शुओ ने आगे कहा, मुझे बहुत खुशी है कि आप आए। शानहाई गांव शुरू होने के लिए तैयार है और उसे प्रतिभा की तत्काल आवश्यकता है। स्वाभाविक रूप से मैं नहीं चाहता कि आप चले जाएं। जब तक आप कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तब तक पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए जगह और खेती करने के लिए खेत होंगे। 4 प्रतिबद्धताओं का ये सरल सेट इन किसानों के दिल को छू गया और उनकी आंखों में बेहतर जीवन की चाहत की झलक थी। वे एक दूसरे से फुसफुसाते हुए उसके प्रस्ताव के बारे में बात करने लगे। चुप हो जाओ कृपया, ओयांग शुओ ने कहा, जब तक कि सभी शांत नहीं हो गए। हम यहाँ बाहर खड़े नहीं रहेंगे। चलो पहले मुख्य घर में वापस चलते हैं और आप सभी को व्यवस्थित करते हैं और खाना खिलाते हैं। ये सुनकर कि उन्हें भोजन दिया जा रहा है, वहां खुशी की लहर दौड़ गई। इतने गरीब होने के कारण उन्होंने 1 सप्ताह से अधिक समय से कुछ नहीं खाया था। जाने से पहले ओयांग शुओ ने शी वानशु की ओर मुड़कर गंभीरता से कहा, जनरल शी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। जनरल शी को आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने बस इतना कहा, जैसा मेरे स्वामी आदेश देंगे वैसा ही किया जाएगा। क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए मैं चाहता हूं कि आप सीमाओं पर गश्त करें। अगर आपको जानवरों, डाकुओं या ऐसे ही किसी व्यक्ति का सामना करना पड़े, तो संकोच न करें और उन्हें तुरंत हटा दें। कहीं ऐसा ना हो कि वे हमारी सुरक्षा व्यवस्था के ठीक होने से पहले ही हमारे पीछे आ जाएं। ओयांग शुओ ने उससे कहा, मैं ऐसा ही करूंगा, शी वानशुई ने जवाब दिया। उसने अपना घोड़ा और एक दिन का राशन उठाया और धूल का एक बादल अपने पीछे उड़ाते हुए निकल पड़ा। ओयांग शुओ ने 10 किसानों को लॉर्ड्स मैनर के पूर्वी हिस्से में बसाया और उनके लिए कुछ राशन छोड़ा। अकेले ही गांव के मुखिया के कार्यालय में वापस जाकर उसने देखा कि डेस्क पर 2 चीजें रखी हुई थीं, एक पत्र और एक पुस्तिका। पत्र के ऊपर आधिकारिक स्वामी की मुहर थी, जो पीतल में ढली हुई थी और कछुए जैसी दिख रही थी। ये पुस्तक लॉर्ड्स हैंडबुक थी, जिसमें क्षेत्र की बुनियादी जानकारी दर्ज थी। क्षेत्र, शानहाई गांव, प्रथम स्तर का गांव। एड्स बाय पब फ्यूचर। भगवान कियुवई, प्रथम श्रेणी बैरन। शीर्षक, कोई नहीं। लोगों के विचार 70। सुरक्षा 65। क्षेत्रीय जनसंख्या 12/200। आप्रवासियों की प्रवाह दर 10 तारांकन 1 जोड़ 50% = 15 दिन। प्रादेशिक क्षेत्र 20 वर्ग किलोमीटर। प्रादेशिक विशेषताएं, आप्रवासियों को आकर्षित करने में 50% वृद्धि, विशेष प्रतिभाओं को आकर्षित करने में 20% वृद्धि, फसल उत्पादन में 50% वृद्धि, निवासियों की उत्पादन क्षमता में 20% वृद्धि, सैन्य पदोन्नति में 20% वृद्धि, प्रतिभा सफलताओं में 10% वृद्धि। खजाना 100 सोने के सिक्के। क्षेत्रीय संसाधन 5000 खाद्य इकाइयां, 490 लकड़ी इकाइयां, 500 पत्थर इकाइयां, 500 लौह अयस्क इकाइयां। प्रादेशिक सेना कोई नहीं। क्षेत्रीय उद्योग कोई नहीं। राजनीतिक सूचकांक 5/100 प्रशासनिक दक्षता और लोगों के साथ संबंध निर्धारित करता है। आर्थिक सूचकांक 5/100 व्यापार समृद्धि और करों का भुगतान करने की क्षमता निर्धारित करता है। सांस्कृतिक सूचकांक 0/100 निवासियों के शैक्षिकी विकास और जीवन की गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। सैन्य 10/100 सैन्य शक्ति और मनोबल को दर्शाता है। मौजूदा इमारतें, गांव स्तर पर लॉर्ड्स मैनर, बेसिक मार्केट। बुनियादी निर्माण भवनों की सूची। सरल बाड़, बुनियादी किलाबंदी, कमजोर सुरक्षा जंगली जानवरों को रोक सकती है। निर्माण की शर्तें, लकड़ी 100 इकाइयां। निर्माण समय 24 घंटे।
गांव स्तर का भोजन कक्ष, निवासियों के लिए भोजन क्षेत्र। निर्माण की स्थिति, भोजन कक्ष निर्माण क्षेत्र, लकड़ी 30 इकाइयां, पत्थर 20 इकाइयां। निर्माण समय 12 घंटे। एड्स बाय पब फ्यूचर, गांव स्तर के शौचालय गांव की स्वच्छता और स्वास्थ्य को बढ़ाता है। निर्माण की स्थिति, शौचालय निर्माण क्षेत्र, लकड़ी 10 इकाइयां, पत्थर 10 इकाइयां। निर्माण समय 6 घंटे। लकड़ी का छोटा आवासीय आंगन 20 निवासियों के रहने की जगह प्रदान करता है। निर्माण की स्थिति, छोटे आवासीय आंगन निर्माण क्षेत्र, लकड़ी 40 इकाइयां, पत्थर 20 इकाइयां। निर्माण समय 12 घंटे। बुनियादी लोहार की दुकान विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरण जैसे कुल्हाड़ी, छेनी और अन्य लोहे के औजार बनाता है। निर्माण की स्थिति, जूनियर लोहार की दुकान निर्माण क्षेत्र, लकड़ी 20 इकाइयां, पत्थर 10 इकाइयां। निर्माण समय 12 घंटे। बुनियादी किराना दुकान विभिन्न प्रकार की दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं वितरित करती है। निर्माण की स्थिति, किराना दुकान किराना भवन क्षेत्र, लकड़ी 20 इकाई, पत्थर 10 इकाई। बुनियादी लॉगन क्षेत्र लकड़ी के संसाधनों के संग्रह को गति देता है। औसत उत्पादन 10 यूनिट लकड़ी व्यक्ति दिन है। निर्माण की स्थिति, लकड़ी 30 यूनिट। निर्माण समय 6 घंटे। बुनियादी खदान पत्थर संसाधनों के संग्रह को गति देता है। औसत उत्पादन 5 यूनिट पत्थर व्यक्ति दिन है। निर्माण की स्थिति, लकड़ी 20 यूनिट, पत्थर 10 यूनिट। निर्माण समय 6 घंटे। साधारण खेत फसलें उगाई जाती हैं। औसतन प्रति म्यू 1/6 एकड़ 200 यूनिट खाद्य उत्पादन होता है। विवरण, अनाज साल में 2 बार बोया जाता है। रोपण की पहली तिमाही चिंगमिंग त्योहार के दौरान होती है। बुवाई की दूसरी तिमाही जुलाई की शुरुआत में होती है। जब सबसे अच्छा बीज बोने का समय छूट जाता है तो उपज 10% से 50% तक कम हो जाती है। बुनियादी बैरक किसानों को मिलिशिया में बदला जा सकता है। निर्माण की स्थिति, अधिकारी बैरक निर्माण क्षेत्र, लकड़ी 100 इकाइयां, पत्थर 40 इकाइयां। निर्माण समय 24 घंटे। 200 निवासियों की पूरी आबादी की गणना के अनुसार गांव को 10 आवासीय छोटे घर बनाने की जरूरत थी। सभी इमारतों को पूरा करने के लिए कुल 730 यूनिट लकड़ी और 300 यूनिट पत्थर की जरूरत होगी। वर्तमान में उसका सबसे दुर्लभ संसाधन भोजन था। ग्रामीणों को प्रतिदिन 1 यूनिट भोजन की आवश्यकता होती थी और सैन्य कर्मियों को प्रतिदिन 2 यूनिट भोजन की आवश्यकता होती थी। 200 की आबादी के साथ इसका मतलब था कि खपत को पूरा करने के लिए क्षेत्र को प्रतिदिन कम से कम 210 यूनिट भोजन का उत्पादन करना पड़ता था। खेल का समय और वास्तविक समय 1:1 पर सिंक्रनाइज किए गए थे, लेकिन दिन और रात उल्टे थे। खेल के मुख्य मानचित्र में गया कैलेंडर का उपयोग किया गया था। यह अब गया का पहला वर्ष था, 1 जनवरी। अभी चावल बोने का समय नहीं था, इसलिए अगले 6 महीनों तक लॉर्ड्स को अपने खेत से अनाज नहीं मिल सका। ये समय लॉर्ड्स के लिए सबसे अंधकार में था। भोजन प्राप्त करने के लिए लकड़ी, अयस्क और अन्य संसाधनों जैसे संसाधनों को सिस्टम को बेच दिया गया था, जिससे क्षेत्र का विकास रुक गया। इस वजह से अनगिनत क्षेत्र दिवालिया हो गए। हालांकि खतरे में अवसर भी था। इस दौरान कुछ लॉर्ड्स ने अपने क्षेत्र में अपने विशेष उद्योगों को विकसित करने का मौका लिया और खाद्य संकट से छुटकारा पाया। इनमें से अधिकांश उत्कृष्ट लॉर्ड्स ने बाद में अपने क्षेत्र को राज्य स्तर तक प्रशंसनीय रूप से उन्नत किया। यह अर्थ ऑनलाइन का सार था, लॉर्ड्स को आसानी से अपने क्षेत्रों को अपग्रेड करने की अनुमति नहीं देना। सभी प्रकार की बाधाएं उभरने वाली थीं। सिस्टम में कई तरह के जाल थे जिन्हें पहचानना आसान नहीं था। केवल वही खिलाड़ी आगे निकल पाते जो इन बाधाओं को पार कर पाते और जाल से बच पाते। वे ही आगे निकल पाते और अग्रणी स्थान प्राप्त कर पाते। जो खिलाड़ी ऐसा नहीं कर पाते उन्हें जल्दी ही बाहर होना पड़ता। अपनी डेस्क पर वापस ओयांग शुओ में सभी अलग अलग वास्तुकला चित्रों के साथ साथ लोहार और पंसारी जैसी प्रतिभा की सबसे अधिक कमी थी। उनका सबसे जरूरी काम बार, भोजन कक्ष और सार्वजनिक शौचालय बनवाना था। वह खेत को पुनः प्राप्त करने की किसी भी तरह की जल्दी में नहीं था, क्योंकि उसके पास अनाज तक पहुंच नहीं थी और यह गलत मौसम था। लॉगन यार्ड, आवासीय आंगन और खदान अब दूसरी प्राथमिकताएं थीं जिन्हें पूरा किया जाना था। जहां तक बैरकों की बात है, उसके पास पर्याप्त लोग नहीं थे, इसलिए उसे इसे बनाने की कोई जल्दी नहीं थी। गांव के लिए अपनी योजना पूरी करके ओयांग शुओ पूर्वी विंग की ओर वापस चला गया। झाओ देक्सियन बुजुर्ग अपना दोपहर का भोजन समाप्त कर चुका था और अन्य लोगों के साथ बातचीत कर रहा था। ये देखकर कि गांव का मुखिया आ गया है, सभी लोग तुरंत उठ खड़े हुए और उसका अभिवादन किया।
फ्लश टॉक्सिन्स, बूस्ट लिवर हेल्थ विद आयुर्वेदा। अगर मर्दाना ताकत कम होने लगे तो तुरंत इसका सेवन शुरू कर दें। ओयांग शुओ ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप अच्छी तरह से बस गए हैं? बेशक, यहाँ की स्थिति उस जगह से बेहतर है जहाँ हम रहते थे। झाओ डेक्सियन ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। ये बहुत बढ़िया है। हम पहले ही जल्दी में थे और मैं आप सभी से मिलने के लिए उचित समय नहीं निकाल पाया। आप अपना परिचय क्यों नहीं देते? झाओ डेक्सियन, आप शुरू करें। ओयांग शुओ ने उस आदमी की ओर इशारा किया। सर, हमारा भूतपूर्व गांव, जिसे झाओ जियागो कहा जाता था, काफी सुनसान था। आधे महीने पहले एक घायल डाकू अनजाने में हमारे गांव में घुस आया। हमें नहीं पता था कि वह डाकू है। हमने उसके घावों पर पट्टी बांधी। हमने उसे ठीक होने के लिए गांव में ही रहने दिया, लेकिन ऐसा करने के बाद वह तुरंत चला गया। अगले ही दिन उसके साथी आए और हमारे गांव को लूट लिया। 300 से ज्यादा लोगों में से हम में से सिर्फ 10 ही बच पाए। पिछले कुछ दिनों से हम जंगल में हैं और बहुत तकलीफें झेल रहे हैं। सौभाग्य से सर ने न सिर्फ हमें अपने गांव में घुसने दिया, बल्कि हमें आश्रय भी दिया। इस दुखद अतीत के बारे में बात करते हुए बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। कोई बात नहीं, मृतक चले गए हैं। हमें आगे देखना चाहिए। झाओ डेक्सियन, आपने पहले क्या किया था? ओयांग शुओ वास्तव में नहीं जानते थे कि इतने कष्ट झेल चुके लोगों के समूह को कैसे सांत्वना दी जाए, इसलिए उन्होंने तुरंत विषय बदल दिया। सर, झाओ जियागो में हमारे कार्यकाल के दौरान सभी के सहयोग से मुझे गांव के मुखिया के रूप में सेवा करने पर गर्व था। यह एक अप्रत्याशित खुशी थी, क्योंकि ओयांग शुओ को प्रशासन में कुशल किसी व्यक्ति से मिलने की उम्मीद नहीं थी। उसने तुरंत झाओ डेक्सियन की विशेषताओं पर गौर किया। नाम, झाओ डेक्सियन कांस्य। पहचान, पर्वतीय समुद्री ग्रामीण। व्यवसाय, सिविल सेवक। वफादारी, 75 अंक। कमान, 15। बल, 20। बुद्धि, 20। राजनीति, 30। मूल्यांकन, मूल झाओ जियागो गांव के मुखिया, आरक्षित और प्रतिष्ठित, अपने लोगों की देखभाल करने वाले, कृषि जल प्रबंधन में अच्छे। परिचय का दौर चला। बचे हुए 9 लोगों में से 2 फल उत्पादक थे, जिनका नाम झाओ यूडे और झाओ यूकाई था, जो भाई थे। एक गांव का बड़ाई था, झाओ यूफांग। एक राजमिस्त्री भी था, झाओ देवांग। बाकी 5 आदमी शुद्ध किसान थे। समूह के आधे लोग विशेष प्रतिभा वाले थे। यह ओयांग शुओ के पुरस्कार का हिस्सा नहीं था, बल्कि सिस्टम का एक छिपा हुआ इनाम था। सिस्टम वास्तव में आपको 10 शुद्ध किसान नहीं दे सकता था, या आप कभी भी घर नहीं बना पाएंगे। आपसी सहमति बनने के बाद ओयांग शुओ ने तुरंत झाओ डेक्सियन को निर्माण दल का नेता नियुक्त किया और उसे लकड़ी की बाड़ बनाने में 5 लोगों का नेतृत्व करने की व्यवस्था की। साथ ही उसने झाओ यूफांग को लकड़ी इकट्ठा करने में सहायता करने के लिए जल्द से जल्द एक बुनियादी लॉगन फील्ड बनाने के लिए अन्य 3 लोगों को ले जाने की व्यवस्था की। ओयांग शुओ तीसरे स्तर के गांव के मानक का पालन करते हुए सीधे अपनी बाड़ शुरू करने के लिए तैयार था, और इसके लिए 600 लकड़ी की इकाइयों की आवश्यकता थी। यदि वह शुरुआती मूल आपूर्ति के साथ अटका रहता तो वह 170 इकाइयों से कम पड़ जाता, और यदि वह कटाई शुरू नहीं करता तो वह निर्माण की गति को बनाए रखने में सक्षम नहीं हो सकता था। गेम डिजाइन के अनुसार केवल लॉर्ड्स मैनर ही गांव के साथ अपग्रेड होगा। बाकी इमारतें वैसी ही रहेंगी जैसी वे थीं और उन्हें अपग्रेड नहीं किया जाएगा। क्षेत्र की पुनः योजना को सुविधाजनक बनाने के लिए खेल में एक पुनर्चक्रण कार्य बनाया गया। इमारतों को पुनर्चक्रित किया जा सकता था और उन्हें अधिक उपयुक्त स्थान पर रखा जा सकता था, लेकिन प्रतिस्थापन मुफ्त नहीं था। इमारत के हर समायोजन के लिए अतिरिक्त शुल्क की आवश्यकता होती थी। इसलिए दूरदर्शी लॉर्ड्स को क्षेत्र में बदलाव करने से पहले सामान्य गांव के लेआउट की सावधानीपूर्वक योजना बनानी पड़ी। बेशक अन्य खिलाड़ियों को नहीं पता था कि किस तरह की इमारतें आ रही थीं, और उन्हें बहुत अधिक कठिन योजना बनानी पड़ी। फिलहाल ओयांग शुओ अपने गांव की योजना सीधे लेवल 3 बाड़ों की सुरक्षा के लिए बना रहा था। वह इमारतों के लेआउट को ग्रेड 3 गांव की सामग्री के अनुसार मिलाने में भी सक्षम होगा। पुनर्जन्म लेने वाले के रूप में ओयांग शुओ का ये फायदा था। इस तरह की अत्यंत दूरदर्शी योजना बनाने में सक्षम होने के कारण अन्य लोग निश्चित रूप से उससे बहुत ईर्ष्या करेंगे। बाजार और कुत्ता। फ्रॉम द वेब, पावर्ड बाय ज़र्गनेट। कमला हैरिस डिच्ड हर पैंटसूट लुक ऑब्वियस स्टन। अध्याय 7, बाजार और कुत्ते। अनुवादक रायन गोस्फ। संपादक रायन गोस्फ। झाओ डेक्सियन और अन्य लोगों को काम पर भेजने के बाद ओयांग शुओ आराम से नहीं बैठा। वह बिगिनर मार्केट में खरीदारी करने के लिए तैयार था, ताकि देख सके कि क्या कुछ अच्छी चीजें मिल सकती हैं। बेसिक मार्केट गांव के उत्तर पश्चिमी कोने में गांव के प्रवेश द्वार के पास स्थित था।
बाजार एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। लेन देन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक छोटी लकड़ी की इमारत के अलावा पश्चिम की ओर सामान प्राप्त करने के लिए एक खुला क्षेत्र था। वह छोटी सी इमारत में चला गया जो खाली थी। हॉल के बाईं ओर एक डिस्प्ले था जो कंप्यूटर मॉनिटर जैसा था। दाईं ओर एक टेलीपोर्टेशन संरचना थी जो जादुई रोशनी से जगमगा रही थी और उसमें रहस्य का स्पर्श था। खेल में बाजार उस खेल की समय सीमा से कहीं आगे था जिसमें इसे सेट किया गया था। बाईं ओर तकनीक का उत्पाद था जबकि दाईं ओर जादू का उत्पाद था। माल के लंबी दूरी के परिवहन को प्राप्त करने के लिए इन दोनों चीजों को हासिल करना और संयोजित करना था। बेसिक मार्केट का लेन देन क्षेत्र दाली शहर के आसपास के क्षेत्र में था। परिवहन क्रिस्टल एक जीवित शरीर नहीं भेज सकता था और विक्रेता द्वारा किए गए सभी लेन देन पर 20% लेन देन कर का भुगतान करना पड़ता था। ओयांग शुओ ने डिस्प्ले के बाईं ओर जाकर देखा कि पूरा ट्रेडिंग प्रोग्राम 4 भागों में विभाजित था। वे थे मटेरियल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, स्पेशल आइटम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और 2 ग्रे रंग के क्षेत्र जो खुले नहीं थे, सीमित समय नीलामी प्लेटफॉर्म और बातचीत सहयोग प्लेटफॉर्म। मटेरियल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को खोलने पर इसमें भोजन, लकड़ी, अयस्क, कपड़े और यहां तक कि नमक तक सब कुछ था। केवल एक चीज ये थी कि हथियार और कवच और अन्य सैन्य आपूर्ति निषिद्ध वस्तुएं थीं और उन्हें बेचा नहीं जा सकता था। कीमतों को देखते हुए अनाज की एक इकाई 10 तांबे, लकड़ी 20 तांबे और लौह अयस्क 100 तांबे थी, निश्चित रूप से सस्ती नहीं थी। अपने क्षेत्र में जिस चीज की उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी वह थी लकड़ी के संसाधन, इसलिए उसने सीधे एक सोने का सिक्का खर्च करके 500 इकाइयां खरीदी। वह विशेष आइटम प्लेटफॉर्म में वास्तव में रुचि रखता था। स्क्रीन खोलते ही उसने पाया कि विशेष आइटम भी 4 क्षेत्रों में विभाजित थे। वे आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट, लेख निर्माण कौशल पुस्तकें और अन्य थे। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस क्षेत्र में प्रत्येक भवन के निर्माण के लिए भवन चित्र की आवश्यकता थी और इसमें बुनियादी, मध्यवर्ती, उन्नत और विशेष सेट थे। क्षेत्र निर्माण के लिए आवश्यक भवनों के उन्नयन के अलावा अन्य भवनों का अतिरिक्त निर्माण पूरी तरह से अप्रतिबंधित था जब तक कि आप निर्माण आवश्यकताओं को पूरा करते हों। उदाहरण के लिए, जब तक आपके पास वेश्यालय की इमारत का खाका है तब तक आप इसे किसी गांव में बना सकते हैं, भले ही यह आमतौर पर ग्रेड 3 काउंटी की इमारत हो। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या आप वेश्यालय को सामान्य रूप से चला सकते हैं, यह एक अलग मामला है। फिर भी ज्यादातर खिलाड़ी अपने बुनियादी ढांचे का निर्माण चरणों में करते हैं, न कि स्तरों को पार करके। इसका मुख्य कारण ये था कि उच्च स्तरीय बिल्डिंग ब्लूप्रिंट बहुत महंगे थे। वेश्यालय की इमारत के ब्लूप्रिंट की कीमत 1000 सोने के सिक्के हैं। किसी भी गांव के मुखिया से पूछिए कि क्या उनके पास इतना पैसा है। अगर उनके पास पैसा होता भी तो कोई भी इतना मूर्ख नहीं होता कि इस समय इस तरह की इमारत बनाने में उसे बर्बाद कर दे। एड्स बाय पब फ्यूचर। ओयांग शुओ को सबसे पहले भोजन कक्ष, सार्वजनिक शौचालय, आंगन, आवासीय भवन, लोहार की दुकान, किराने की दुकान और बैरकों के निर्माण के लिए ब्लूप्रिंट खरीदने की जरूरत थी। उनमें से प्रत्येक की कीमत 2 सोने के सिक्के थी और इसलिए उसने कुल 12 सोने के सिक्के खर्च किए। दरअसल ऐसा करना असामान्य था, ज्यादातर खिलाड़ी ब्लूप्रिंट खरीदने के लिए सीधे बाजार में जाने को तैयार नहीं थे। बिल्डिंग ब्लूप्रिंट डाकुओं को मारकर प्राप्त की जाने वाली सबसे आम वस्तुओं में से एक थी। सभी मानव एनपीसी के पास मृत्यु पर ऐसी योजनाएं गिराने का एक अलग मौका था। ओयांग शुओ ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि वह अपने 100 स्वर्ण पदकों को तेजी से खेल में ला सके, अपने गांव के तेजी से विकास के बदले में अपने पैसे का इस्तेमाल कर सके। वह बाकी सभी से एक कदम आगे निकलना चाहता था। इसके अलावा उन्होंने 3 और विशेष योजनाएं खरीदने के लिए 15 स्वर्ण पदक खर्च किए: नौक निर्माण ब्लूप्रिंट, गोदी निर्माण ब्लूप्रिंट और शिपयार्ड निर्माण ब्लूप्रिंट। ये जल संबंधी इमारतें थीं और इन्हें केवल तटरेखा के नजदीक ही बनाया जा सकता था, इसलिए इन्हें आवश्यक इमारतों के क्षेत्रीय उन्नयन में शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि ये विशेष थीं। ब्लूप्रिंट खरीदने के बाद ओयांग शुओ ने लेख निर्माण और तकनीकी मैनुअल क्षेत्र की ओर इशारा किया। यह क्षेत्र विशिष्ट वस्तुओं को बनाने और विशेष सशर्त विनिर्माण प्रौद्योगिकी प्रगति का उपयोग करके एक उद्योग शुरू करने के बारे में था, न कि लोगों को प्रतिभा को समझने के लिए सामान्य कौशल। उदाहरण के लिए, एक मास्टर क्लास वाइन मेकर सिद्धांत रूप में कई तरह के उन्नत पेय बना सकता है, लेकिन वास्तव में उसके पास हैवी अर्थ पब से एक विशिष्ट उन्नत शराब बनाने का कोई तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि सूत्र गोपनीय थे। तकनीक के बिना कौशल बेकार था। ओयांग शुओ ने लेस देन नमक जल प्रौद्योगिकी मैनुअल ग्रेटर दैन और लेस देन दक्षिण दिशा रथ तकनीकी मैनुअल ग्रेटर दैन चुना। 2 तकनीकी मैनुअल, पहला 20 स्वर्ण, दूसरा 10 स्वर्ण।
वास्तव में प्राचीन काल में नमक सरकारी अधिकारियों द्वारा बेचा जाता था। खेल वैसा नहीं था। सैन्य सामान को छोड़कर किसी भी चीज का व्यापार किया जा सकता था। यदि समुद्र तट के स्वामी समुद्री जल से नमक निकालने की तकनीक में महारत हासिल नहीं करते तो वे केवल अपने प्राकृतिक संसाधनों को बर्बाद कर रहे थे। जहां तक कंपास वैगन की बात है, ये बाद में एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण वस्तु थी। इनाम एक स्वर्ण स्तर के ग्राम निर्माण टोकन प्राप्त करने के बराबर होगा। तीसरे प्रकार की कौशल पुस्तकों में सभी पेशेवर कौशल और उनके अलावा कुछ विशेष कौशल शामिल थे। ये कौशल पुस्तकें केवल खिलाड़ियों के लिए थीं, एनपीसी उन्हें केवल मार्गदर्शन के माध्यम से ही सीख सकते थे। ओयांग शुओ ने घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी और स्काउटिंग की शुरुआती पुस्तकों को चुना। प्रत्येक पुस्तक के लिए एक सोने का सिक्का खर्च किया। चौथी श्रेणी की वस्तुएं विविध थीं, सभी प्रकार की अजीब वस्तुएं मिल सकती थीं। किसी चीज को पाना किसी और चीज से ज्यादा किस्मत पर निर्भर करता था। ओयांग शुओ निराश था, कुछ भी व्यवहारिक या किफायती नहीं था। जैसे ही वह स्क्रीन बंद करने के लिए तैयार हुआ, यह अचानक एक नई सूची के साथ ताज़ा हो गया। उसकी नज़र में एक नई चीज उभरी, माजू भगवान की मूर्ति टूटी हुई जिसकी कीमत 20 सोने की थी। इसके गुणों को देखते हुए ओयांग शुओ ने इसे खरीदने में संकोच नहीं किया। नाम: माजू आइडल टूटा हुआ। ग्रेड: रजत रैंक। मूल्यांकन: यह एक टूटी हुई माजू मूर्ति है जिसमें माजू देवता की शक्तियों का एक कमजोर निशान है। मूर्ति को पुनर्स्थापित करने के लिए लंबे समय तक पूजा अर्चना की आवश्यकता होगी। गुण: समुद्र देवता का आशीर्वाद, तूफानों से बचने के लिए समुद्री नेविगेशन में 40% की वृद्धि। माजू देवताओं की पूजा करने के लिए ओयांग शुओ को एक गांव के मंदिर के निर्माण की योजना भी खरीदनी पड़ी। तीसरे स्तर के गांव के उन्नयन के लिए एक गांव का मंदिर जरूरी था और इसके लिए 10 स्वर्ण की अतिरिक्त लागत आती। इन बड़ी खरीदारी के बाद ओयांग शुओ के पास केवल 11 स्वर्ण बचे थे। उसने वास्तव में अपने पैसे पानी की तरह बहा दिए थे। अपनी खरीदारी पूरी करने के बाद ओयांग शुओ हॉल के दाईं ओर स्थित क्रिस्टल की ओर बढ़ गया। क्रिस्टल एक सफेद चमक के साथ चमक उठा और इस तरह 10 भवन योजनाएं, 2 तकनीकी मैनुअल, 4 कौशल पुस्तकें और एक मूर्ति भेज दी गईं। एड्स बाय पब फ्यूचर। जहां तक 500 लकड़ी की इकाइयों की बात है तो ये छोटी सी इमारत के प्रवेश द्वार के ठीक सामने थी। उसने ज्यादातर सामान अपने स्टोरेज बैग में रख लिया, लेकिन कौशल पुस्तकों का इस्तेमाल तुरंत किया। सिस्टम नोटिफिकेशन: बेसिक राइडिंग में महारत हासिल करने के लिए खिलाड़ी क्यू वोई को बधाई। सिस्टम अधिसूचना: बुनियादी तलवारबाजी में महारत हासिल करने के लिए खिलाड़ी क्यू वोई को बधाई। सिस्टम अधिसूचना: बेसिक तीरंदाजी में महारत हासिल करने के लिए खिलाड़ी क्यू वोई को बधाई। सिस्टम नोटिफिकेशन: बेसिक लॉ में महारत हासिल करने के लिए खिलाड़ी क्यू वोई को बधाई। छोटी सी इमारत के बाहर झाओ डेक्सियन और उसके 7 आदमियों का दल बाढ़ बनाने में पूरी तरह व्यस्त था। ओयांग शुओ उन्हें संभालने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। लेवल 3 गांव का इलाका 1 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ था। पूरी बाढ़ 4 किलोमीटर लंबी होगी, जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है। ओयांग शुओ की योजना के अनुसार उत्तरी भाग के बीच में बाड़ लगाने से मुख्य द्वार खुल जाएगा। साथ ही सुविधा के लिए पूर्व और दक्षिण की ओर साइड दरवाजे भी होंगे। लॉगन फील्ड का निर्माण क्षेत्र के पश्चिमी भाग में किया जा रहा था, साथ ही बाद में खदानें भी बनाई जा रही थीं। इसलिए पश्चिमी भाग की भूमिका संसाधनों के आयात और निर्यात को विनियमित करने की होगी। इसी तरह बाद के डॉक और शिपयार्ड नदी के पूर्वी किनारे पर बनाए जाएंगे, इसलिए पूर्वी द्वार गांव और डॉक को जुड़ेगा। केंद्रीय अक्ष के साथ साइड दरवाजों के बीच एक रेखा खींचकर गांव को 4 भागों में विभाजित किया गया। केंद्रीय अक्ष के साथ इमारतें गांव का सबसे समृद्ध क्षेत्र बनाएंगी, जबकि क्षेत्र को पूर्व और पश्चिम में विभाजित किया जाएगा। अक्ष के सबसे दक्षिणी क्षेत्र में लॉर्ड्स मैनर पहले से ही बना हुआ था। लॉर्ड्स हाउस के सामने एक खुला क्षेत्र था जिसे टाउन स्क्वायर के रूप में उपयोग के लिए आरक्षित किया गया था। उत्तर की ओर व्यावसायिक इमारतों की एक सड़क होगी। सभी दुकानें, सराय, प्रशिक्षण हॉल और अन्य इमारतें वाणिज्यिक सड़क के दोनों किनारों पर वितरित की जाएंगी। पश्चिम में एक आवासीय क्षेत्र होगा। दक्षिण पश्चिम क्षेत्र कृषि श्रमिकों जैसे कि किसानों और लकड़हारों के लिए आवास होगा। उत्तर पश्चिम क्षेत्र औद्योगिक श्रमिकों जैसे कि खनिक, लोहार, दर्जी, राजमिस्त्री, व्यवसाय और अन्य कारीगरों के लिए व्यवस्थित किया जाएगा। उत्तरी क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में पहले से ही बिगिनर मार्केट का कब्जा था। पूर्वी जिला एक सैन्य क्षेत्र, विज्ञान और शैक्षिकी प्रशिक्षण क्षेत्र होगा। दक्षिण पूर्व क्षेत्र को विज्ञान और शिक्षा के लिए जोन किया जाएगा,
जहां निजी स्कूल, अस्पताल, पैतृक हॉल और गांव का मंदिर स्थित होगा। उत्तर पूर्व क्षेत्र सैन्य क्षेत्र होगा, जहां हथियार मरम्मत कार्यशालाएं, रणनीतिक अन्न भंडार और आने वाले बैरक सभी स्थित होंगे। ओयांग शुओ ने दोपहर का समय बाढ़ के पास बिताया, जबकि वह अपने शहर की योजनाओं पर विचार कर रहा था। बाढ़ का 1/4 हिस्सा पहले ही बन चुका था। कल और लोगों को लाने के साथ वह इसे सिर्फ एक दिन में पूरा बना सकेगा। शाम के समय जनरल शी आखिरकार गश्त से लौटे। उनके घोड़े की एक तरफ तीतर, खरगोश और दूसरे शिकार लटके हुए थे, जबकि दूसरी तरफ थैले में चीजें हिल रही थीं। ओयांग शुओ ने आगे बढ़कर अभिवादन किया। जनरल, ऐसा लगता है कि आपने कड़ी मेहनत की है और आपकी फसल भी कम नहीं है। जनरल शी जल्दी से घोड़े से उतरे, उनके हाथ भी सलामी की मुद्रा में थे। मैंने सिर्फ कुछ छोटे मोटे चोरों का सामना किया जो किसी काम के नहीं थे। मैंने सर के लिए एक खिलौना भी लाया है, मुझे उम्मीद है कि सर को ये पसंद आएगा। ओह, यह क्या है? अगर मेरे जनरल ने इसे देखा है तो मैं स्वाभाविक रूप से आश्वस्त हूं कि यह एक अच्छी बात है। जनरल शे हंसे और घोड़े पर रखे उस थैले की ओर मुड़े। उसे खोलते ही ओयांग शुओ को एक शुद्ध काले रंग का जंगली कुत्ता दिखाई दिया। ये छोटा कुत्ता हाल ही में पैदा हुआ था, अभी भी एक पिल्ला था, गहरे हरे रंग की आंखें थीं, बेहद प्यारा था। क्या यह एक छोटा भेड़िया बच्चा है? ओयांग शुओ ने अनिश्चितता से पूछा। अगर मर्दाना ताकत कम होने लगे तो तुरंत इसका सेवन शुरू कर दें। जब से मैंने इसका सेवन शुरू किया है, शुगर कंट्रोल में रहती है। बहुत अच्छा, ये छोटा लड़का एक अच्छा शिकार साथी होना चाहिए। शी वानशुई काफी खुश थे। हाँ, सच कहूं तो ये ब्लैक वुल्फ डॉग का बच्चा है। हालांकि यह भेड़िए जैसा दिखता है, लेकिन ये भेड़िया नहीं है। काला भेड़िया कुत्ता। बुरा नहीं, बुरा नहीं। भविष्य में शिकार में वह बहुत मददगार साबित होगा। झाओ डेक्सियन और अन्य लोग भी इधर उधर आ गए थे और छोटे पिल्ले के बैग को उत्सुकता से देख रहे थे। संतुष्ट दिखने की कोशिश करने के बावजूद वे अपनी दिलचस्पी नहीं छिपा पाए। ओयांग शुओ उनका उत्साह कम नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उत्सुकता से पूछा, जनरल, गश्त के दौरान आपकी फसल इतनी अच्छी हुई, इसके पीछे कोई कहानी भी होगी। चूंकि यहाँ सभी लोग हैं तो हमें अपनी कहानी बताए, हमें बताए कि क्या हुआ था। ओयांग शुओ ने जल्दी से सभी मजदूरों को जमीन पर एक घेरा बनाकर बैठा दिया। जनरल लुई हंस पड़े, उन्हें मंच पर डरने की कोई समस्या नहीं थी। वे भी बैठ गए और अपने अनुभव सुनाने लगे। स्वामी के आदेश के अनुसार मैं दोपहर को गांव से निकल गया और इलाके का पता लगाना शुरू कर दिया। रास्ते में शांति थी, लेकिन जगह जगह तीतर और खरगोश थे और उन्हें मारना आसान था। कभी कभी मुझे 1 या 2 डाकू मिल जाते थे जो इतने गरीब थे कि उनके पास सवारी भी नहीं थी। मैं उनके पास गया और उन्हें मार डाला। हालांकि वापस लौटते समय मुझे भेड़ियों का एक समूह मिला जो जंगली बकरियों के झुंड को परेशान कर रहा था। मैंने कुछ और नहीं कहा और उनके बीच में घुस गया और भागने से पहले ही उनमें से अधिकांश को मार डाला। उनका पीछा करते हुए मैं वास्तव में उनकी मांद में जा गिरा। मैंने आश्चर्यजनक रूप से इस छोटे से पिल्ले को देखा और सोचा कि शायद ये स्वामी के काम आ सकता है, इसलिए मैं उसे ले आया। ये सुनकर कि जनरल को जंगली बकरियों का सामना करना पड़ा था, ओयांग शुओ एक पल के लिए चुप हो गया। पहले से ही कल के लिए योजना बना रहा था। आज फिर से निकलने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही देर में झाओ यूफेन का कार्य दल वापस आ गया और एक बेसिक लॉगन कैंप स्थापित कर दिया। कल से लॉगन फील्ड को आधिकारिक तौर पर खोला जा सकता है और चालू किया जा सकता है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए ओयांग शुओ ने सभी के सामने प्रस्ताव रखा कि आज रात को डबल डिनर होगा, जिसे शानहाई गांव की औपचारिक स्थापना का उत्सव माना जाएगा। एकमात्र समस्या ये थी कि यह कामकाजी लोगों का समूह था और उनमें से कोई भी खाना नहीं बना सकता था। सौभाग्य से वहां बहुत सारे जंगली जानवर थे जो मौज मस्ती में 4 चांद लगा देते, वरना उनके पास जश्न मनाने के लिए कुछ नहीं होता। ओयांग शुओ वास्तव में कल के बसने वालों के आने का इंतजार कर रहा था। उसे उम्मीद थी कि खाना बनाने में मदद करने के लिए कोई रसोइया होगा। शे वानशुई के लिए पूर्वी विंग में आवास की व्यवस्था की गई, जबकि ओयांग शुओ अपने कमरे के हॉल में वापस जाकर आराम करने के लिए तैयार हो गया। कठोर बिस्तर पर लेटे हुए अपनी आंखें बंद करके ओयांग शुओ ने मन ही मन कहा, खेल से बाहर निकल जाओ। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह खेल छोड़ चुका था। तारांकन फायदा, उनके लिंग का उसके संपर्क में आना। तारांकन सेंट बिल, चीन में सेंट को जियाओ नाम से जाना जाता है। तारांकन गुशु, यहाँ गुओ का मतलब देश और शू का मतलब तकनीक है। तारांकन 190 सेंटीमीटर 6 फीट से अधिक लंबा। तारांकन कुई झील, कुईहू, जिसका अर्थ हरी झील भी है।
तारांकन 100 ड्यूआन बिल 100 युआन उनका सबसे बड़ा बिल है। तारांकन दाओइस्ट फियर्स टाइगर इस उपन्यास के लेखक। तारांकन नूडल्स गेहूं से बने। तारांकन चावल नूडल्स चावल से बने। तारांकन झांग तियान 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 का मतलब है मीठा। तारांकन बाजीक्वान इसे 8 हाथ वाली मुट्ठी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन मुझे बाजीक्वान ज्यादा अच्छा लगता है। तारांकन लॉन्ग तास चीनी ओपेरा में सहायक पात्र जो कलाबाजी और लड़ाई के दृश्य प्रस्तुत करते हैं। तारांकन 12.47 से 13.07 मुझसे पेड़ के रस के बारे में मत पूछो। संपादक जून। गेम केबिन खोलते ही ओयांग शुओ ने पाया कि सुबह के 6 बज चुके थे। नहा धोकर उसने अपने वर्कआउट के कपड़े उठाए और दौड़ने के लिए नीचे जाने के लिए तैयार हो गया। जिले में अभी अभी आया होने के कारण वह आसपास के क्षेत्र से परिचित नहीं था और सब कुछ देखने के लिए ब्लॉक के चारों ओर कुछ चक्कर लगाने के लिए तैयार था। एक तरफ पेड़ों की एक पंक्ति थी जिसमें कई बुजुर्ग लोग ताइची कर रहे थे। चौक पर कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी सुबह सुबह उठकर संगीत की धुन पर नाच रही थीं और सामूहिक नृत्य का अभ्यास कर रही थीं। ये बहुत ही शांतिपूर्ण दृश्य था और खेल से बाहर होने के कारण वह लगभग मदहोशी की हालत में चला गया। दौड़ने के बाद उसे एक नाश्ते की दुकान मिली और उसने सोया दूध, तले हुए आटे की छड़ें, बंस और चीनी के पैकेट खरीदे। वह वापस घर गया और जल्दी से नाश्ता खत्म कर दिया। कपड़े बदलने की जरूरत महसूस करते हुए उसने गर्म पानी से नहाने का फैसला किया। बाथरूम का दरवाजा खोलते ही वह एकदम से दंग रह गया। उसने देखा कि सन शियाओगई शौचालय पर बैठी हुई थी। उसकी आंखें नींद से धुंधली थीं, बाल थोड़े बिखरे हुए थे। उसने प्रिंटेड पायजामा टॉप पहना हुआ था, बॉटम उसके पैरों के तलवों के नीचे था। उसने अपने हाथों में किटी किटी इंडिपेंडेंट पकड़ रखा था और खड़ी होने के लिए तैयार थी। उसकी निश्चित सफेद जांघें उसकी नजर में थीं और उनके बीच के काले बाल साफ दिखाई दे रहे थे। उसने देखा कि ओयांग शुओ वहां खड़ा था और उसकी संकीर्ण आंखें तुरंत बहुत बहुत चौड़ी हो गईं। आह है विकृत, वह चीखी। उसकी आवाज तेजी से कहीं ऊपर उठ रही थी जो मानवीय रूप से संभव नहीं होना चाहिए था। ओयांग शुओ की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी कि वह मुड़कर भाग जाए। उसने दरवाजा बंद कर दिया और अनजाने में अपने हाथ से अपनी नाक पोंछने लगा। आह, खतरे से बाहर, उसने बुदबुदाया। सौभाग्य से उसे अचानक नाक से खून नहीं आया, नहीं तो वह वाकई शर्मिंदा हो जाता। उसके दिमाग में बार बार उन फूलदार सफेद जांघों और शरारती काले बालों की तस्वीर घूम रही थी। नहीं नहीं, इसके बारे में मत सोचो, ये बहुत बुरा है, हे। और भी ज्यादा शर्मिंदगी से बचने के लिए ओयांग शुओ बिन र के कमरे में गया। छोटी लड़की अभी तक नहीं उठी थी। ऐसा लग रहा था कि कल की वजह से वह पूरी तरह थक गई थी और वह हिली भी नहीं थी। दरवाजा खोलते हुए ओयांग शुओ ने सबसे पहले पर्दे खोले जिससे कमरे में गर्म धूप आने लगी। उसके बिस्तर के पास जाकर उसने देखा कि उसकी बहन का एक हाथ मुंह में था और दूसरा हाथ रजाई पर फैला हुआ था, जो बेहद प्यारा था। उसने उसकी छोटी सी नाक पर चुटकी काटते हुए धीरे से कहा, छोटी आलसी सुअर, अब उठो। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसने उसके हाथ झटक दिए। उसकी आंखें नहीं खुली। वह उलझन में फुसफुसाते हुए बोली, बुरे भाई, तुम मुझे फिर से परेशान कर रहे हो। बिन र को थोड़ी देर सोने दो, मुझे नींद आ रही है। छोटी बहन, अब तुम सो नहीं सकती, वरना तुम्हें स्कूल के लिए देर हो जाएगी। छोटी लड़की ने अनिच्छा से अपनी आंखें खोलीं, फिर जल्दी से बोली, आह। बिन र भूल गई कि आज स्कूल का दिन है। बदबूदार भाई ने मुझे जल्दी नहीं जगाया। वह जल्दी से रजाई से उठी और नहाने के लिए दौड़ी। लिविंग रूम में वापस आकर शियाओयू ने पहले ही अपने कपड़े बदल लिए थे और बाहर जाने के लिए तैयार थी। ओयांग शुओ को देखकर उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया और वह उसे घूरने लगी। ओयांग शुओ वाकई थोड़ा शर्मिंदा था। हालांकि उसने जानबूझकर कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन दूसरी तरफ एक लड़की थी और वह स्पष्ट रूप से नुकसान में था। एक आदमी के रूप में उसे एक मजबूत दिखावा करना पड़ा और दिखावा करना पड़ा कि कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने नाश्ता खरीदा है, चलो खाते हैं। शियाओयू उस तरह की नकली व्यक्ति नहीं लग रही थी, इसलिए उसे बहुत विनम्र होने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसने सहमति में सिर्फ सिर हिलाया। वे तब तक इंतजार करते रहे जब तक बिन र ने नहाकर अच्छे कपड़े नहीं पहन लिए। वे तीनों बैठ गए और साथ में स्वादिष्ट नाश्ते का आनंद लिया। नाश्ते के बाद शियाओ सबसे पहले जाने वाला था। ओयांग शुओ ने बिंग एर को जल्दी से उसके कमरे में ड्रेस लेने के लिए जाने दिया। आज वह खुद उसे स्कूल छोड़ने जा रहा था। रास्ते में उसकी छोटी बहन मुस्कुरा रही थी। उसका भाई खुद उसे स्कूल ले जा रहा था, वह खुश कैसे न होती। स्कूल से वापस आकर ओयांग शुओ ने अपना हाथ खोला और गेम फोरम की ओर बढ़ गया।
फोरम आईडी स्वाभाविक रूप से गेम आईडी से जुड़ी हुई थी, लेकिन ज्यादातर लोगों ने गुमनाम रूप से पोस्ट किया। शीर्ष पोस्ट बिग बटलर नामक किसी व्यक्ति द्वारा बनाई गई थी। इसका शीर्षक था गेम करेंसी का उच्च मूल्य अधिग्रहण प्रभावी दीर्घकालिक। पोस्ट में उल्लेख किया गया था कि बिग बटलर इन गेम करेंसी के प्रत्येक कांसे के लिए एक क्रेडिट पॉइंट का भुगतान करेगा, जिसमें असीमित मात्रा स्वीकार्य होगी। पोस्ट की गई कीमत मूलतः एक सोने के टुकड़े के लिए 1 मिलियन क्रेडिट थी। पोस्ट के प्रकाशित होते ही तुरंत हंगामा मच गया। खिलाड़ी रातों रात धनवान बनते देख खुशियां मना रहे थे। इस पोस्ट का अप्रत्यक्ष परिणाम ये हुआ कि अब अनगिनत पेशेवर स्टूडियो अर्थ ऑनलाइन की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अनगिनत शीर्ष खिलाड़ी अब अर्थ ऑनलाइन में बस गए हैं और काम करने के लिए तैयार हैं। ओयांग शुओ उस व्यक्ति को जानता था जो पोस्ट कर रहा था। अपने अतीत में बिग बटलर भी एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति था। वह हानडान के 6 तानाशाहों में से एक था जो चुन शेनजुन के लिए वित्तीय निदेशक के रूप में काम करता था। चुन शेनजुन की असल जिंदगी की पहचान तियानहे कंसोर्टियम के पहले उत्तराधिकारी झाओ मिंगचेन के रूप में थी। उनमें एक व्यापारी की चालाक प्रकृति और एक पुराने जमाने के रणनीतिकार की निर्दयता का मिश्रण था, जो एक बहुत ही विरोधाभासी व्यक्तित्व था। एड्स बाय पब फ्यूचर। तियानहे कंसोर्टियम चीन के सबसे बड़े कंसोर्टियम में से एक था। वे उच्च स्तरीय उपकरण निर्माण में कुशल थे, विशेष रूप से एरोस्पेस उपकरणों के संबंध में। अर्थ ऑनलाइन को तियानहे कंसोर्टियम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस के नाम से कमीशन किया गया था। कंपनी की अंतरिक्ष अन्वेषण शाखा वाणिज्यिक अंतरिक्ष कंपनियों में सबसे बड़ी थी, जिसके पास संघीय विमानन प्रशासन जितनी ही तकनीक थी। जबकि हंडन 6 ने एक कड़ा आधिपत्य रखा था, उनके मूल में वे काफी समान थे, बहुत गर्व था। अन्य लोग झाओ मिंगचेन की तरह नहीं थे, जो इतने उच्च प्रोफाइल रखते थे, लेकिन उनके पास सोने के सिक्कों की भी कमी थी, और इसलिए वे गुप्त रूप से अधिग्रहण की व्यवस्था करने के लिए सहमत हुए। स्वाभाविक रूप से अपनी वित्तीय ताकत के साथ मिंगचेन वास्तव में उनमें से पहला होने के योग्य था। ओयांग शुओ को इस बात की चिंता नहीं थी कि तानाशाह बहुत सारे सोने के सिक्के खरीद सकते हैं। अर्थ ऑनलाइन एक बहुत ही संतुलित गेम था, जिसमें व्यक्तिगत साहसिक पथ का डिजाइन वास्तविकता के बहुत करीब था। अभी तक खिलाड़ी केवल बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकते थे, जैसे कि अपना भोजन और कपड़े आदि। उपकरण खरीदना कठिन था, पैसा बहुत कीमती था। उच्च श्रेणी के खिलाड़ियों को शुरुआती पैसे की बाधा को पार करने और लाभ कमाने में कम से कम 1 महीने का समय लगेगा। गोल्ड फॉर्म ऑपरेशन शुरू करना चतुराई थी, लेकिन उन्हें खेल के बुनियादी नियमों का पालन करना था। स्वाभाविक रूप से मंचों पर कटु शिकायतों के साथ विभाजन था, चाहे वे लॉर्ड्स हो या साहसी। खेल बहुत वास्तविक था, कोई भी कुछ भी खरीदने में सक्षम नहीं था, और गैर मानव राक्षस केवल शरीर छोड़ेंगे और कुछ नहीं। मानवरूपी राक्षस पैसे या उपकरण गिराते थे, लेकिन इस समय किसी के पास पैसे या उपकरण नहीं थे, और अधिकांश डाकू ऐसे नहीं थे जिनसे लोग मुकाबला कर सकें। स्टोर से खरीदे गए सामान महंगे थे और खेल के पहले दिन बहुत कम लोगों के पास कांस्य श्रेणी के हथियार भी थे। हथियारों के साथ भी रखरखाव की लागत उनकी नकदी को खत्म करती रहती थी। लॉर्ड क्लास के खिलाड़ी भी बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। निर्माण के लिए बहुत सारी चीजें थीं। बुनियादी संसाधनों से गांव बनाना बहुत मुश्किल था। वे बिल्डिंग प्लान खरीदने में असमर्थ थे। अगर वे अपनी किस्मत आजमाने के लिए जंगल में जाते तो उनके पीछे कोई सैनिक नहीं होता, जिसका मतलब था कि डाकुओं से लड़ना बिल्कुल अवास्तविक था। जिन खिलाड़ियों ने अपने समनिंग टेलिस्मन से अधिकारियों को प्राप्त किया था, उनके लिए समय आसान था। कम से कम अधिकारी थोड़ा लड़ सकते थे। जो प्रशासकों को बुलाते थे वे बदकिस्मत थे, उनके क्षेत्र पूरी तरह से असुरक्षित थे। ऐसी विषमताओं के साथ ओयांग शुओ को आखिरकार एहसास हुआ कि वह कितना भाग्यशाली था। अगर उसने विलेज बिल्डिंग क्वेस्ट को 100% के साथ पूरा नहीं किया होता, जिससे सभी पुरस्कार एक स्तर के साथ 700 स्वर्ण से बेहतर हो जाते, तो वह बहुत पीछे रह जाता। साथ ही ओयांग शुओ को यह भी ध्यान में रखना था कि उसे सतर्क रहना है और आत्मसंतुष्ट नहीं होना है। उसे अपने शुरुआती लाभों को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, उन्हें अपने क्षेत्र की क्षमता में स्थानांतरित करना होगा और उन्हें विकसित करना होगा। अधिक संचय से अधिक लाभ प्राप्त होंगे, जिससे उसके प्रभुत्व की नींव मजबूत होगी। आखिरकार खिलाड़ियों की ये दुविधा केवल अस्थायी थी। जब तक आप शुरुआती संचय अवधि के माध्यम से इसे बना सकते हैं, अंतराल जल्द ही कम हो जाएगा। यह विशेष रूप से हंडन के 6 तानाशाहों के लिए सच था, जो शक्ति समूहों के प्रतिनिधियों के रूप में बहुत सारा पैसा और समर्थक थे। इसके विपरीत वह बहुत अकेला था। अर्थ ऑनलाइन पूरी तरह से टीम निर्माण के बारे में था, इसलिए कोई भी महान एकल खिलाड़ी नहीं था जो एक साथ 10,000 लोगों को हरा सकता था।
उसे जो याद था उसके अनुसार उसके पिछले जीवन में किसी समय लोगों ने दूसरे प्रभुओं की तलाश शुरू कर दी थी और गठबंधन बना लिए थे। एक अच्छा क्षेत्र प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को भी आकर्षित करेगा। ओयांग शुओ को अपनी क्षमता और दूसरों को निर्देशित करने की अपनी क्षमता पर विश्वास था। अन्यथा जो लोग खुद से निर्माण करने की कोशिश करते हैं वे आसानी से गिर सकते हैं। विकास करना मुश्किल है। अगर समय सही हो तो दूसरों को शामिल किया जा सकता है। खिलाड़ियों की भर्ती के बारे में सोच रहे लोगों को पूरे 1 साल तक इंतजार करना होगा। उस समय किसी को भी अपने जीवन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी और लोग एक ही शुरुआती लाइन पर होंगे। इस तरह लॉर्ड्स को मजबूत गुटों द्वारा वास्तविक जीवन के मुद्दों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। मंच को बंद करते हुए ओयांग शुओ ने इंटरनेट पर सभी प्रकार की ऐतिहासिक जानकारी देखना शुरू कर दिया। पिछले गेम में एक प्रसिद्ध कहावत थी, यदि आप इतिहास से परिचित नहीं हैं तो आप एक योग्य लॉर्ड नहीं हैं। द वर्ल्ड ऑनलाइन की पूरी गेम दुनिया ऐतिहासिक अनुमानों द्वारा निर्मित की गई थी। यदि आप इतिहास से परिचित नहीं थे तो गेम में साफ साफ फिट होने का कोई तरीका नहीं था। ओयांग शुओ ने इस विषय को अपने दिन के मुख्य होमवर्क के रूप में लिया और इसे लंबे समय तक पालन करने की योजना बनाई। शाम 4:30 बजे बिंग र स्कूल से घर आए। शाम 6 बजे शियाओयू स्कूल से वापस आए। ओयांग शुओ ने फिर से रात का खाना बनाया। खाने की मेज पर बिंग र ने अपने भाई को उस दिन स्कूल में हुई सभी दिलचस्प बातों के बारे में बताया। जियाओ मिंग देर से सो गई थी, स्कूल देर से आई थी और उसे शिक्षक ने सजा दी थी। जियाओ ली ने आज एक नई ड्रेस पहनी थी, लेकिन जियाओ हुआ ने उसे गंदा कर दिया था। शिक्षक ने उसे कक्षा के सामने जियाओ ली से माफी मांगने के लिए कहा था। जियाओ यी की चोटी आज बहुत सुंदर थी, इसलिए लड़कियां एक साथ आई थीं और उसने उन्हें बाल बांधना सिखाया था। ओयांग शुओ ने सुनते ही मुस्कुराया। उनके बीच एक मौन समझ थी। केवल वही जानता था कि उनके माता पिता की मृत्यु ने बिंग र को कितना गहरा सदमा पहुंचाया था। लंबे समय तक वह शांत और अपने ही खोल में सिमटी रही थी। हर दिन ओयांग शुओ उसके साथ रहता था, उसे दिलासा देता था, उसे खुश करता था और समय के साथ उसे धीरे धीरे ठीक होने देता था। बिंग र के लिए ओयांग शुओ एक भाई और पिता दोनों था। बाहरी लोग उनके बीच की भावनाओं की गहराई को नहीं समझ सकते थे। उस झटके ने बिंग र को एक जीवंत छोटी बंदर से एक शांत छोटी लड़की में बदल दिया था। उसकी कक्षा में उसके केवल कुछ दोस्त थे। केवल ओयांग शुओ के सामने ही वह एक बार फिर खुश और बेफिक्र हो पाती थी। बिंग र के स्वस्थ विकास को देख पाना ओयांग शुओ के जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी। दुर्भाग्य से अगले साल ओयांग शुओ को खेल में शामिल होने के लिए हर रात जल्दी सोना पड़ेगा। उसके पास उसके साथ पेंटिंग करने, उसका होमवर्क करने, उसे सुलाने के लिए मनाने या उसे कहानियां सुनाने का कोई तरीका नहीं था। अपनी बहन के बारे में सोचते हुए कि वह हर रात अकेले होमवर्क लिखती है और अकेले ही सो जाती है, ओयांग शुओ का दिल कांप उठा। ये बिल्कुल अस्वीकार्य था, भले ही उसे बाद में गेम में लॉग इन करना पड़े। अपने सामने बैठी शियाओयू को देखते हुए ओयांग शुओ को एक विचार आया। रात के खाने के बाद जब शियाओयू बर्तन धोने के लिए दौड़ी तो उसे पता चला कि उसकी पारिवारिक शिक्षा अच्छी थी। उसकी सफाई खत्म होने का इंतजार करते हुए ओयांग शुओ बिंग एर को वापस उसके कमरे में ले गई ताकि वह अपना होमवर्क शुरू कर सके और शियाओयू से कुछ कहने के लिए भी रुकी। 1 मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुबह की शर्मनाक घटनाओं के बारे में सोचते हुए और यह कि ओयांग शुओ उन्हें उठाने जा रहा था, शियाओयू का चेहरा तुरंत लाल हो गया और वह हकलाने लगी। तुम मुझसे किस बारे में बात करना चाहते हो? उसे उस भाव में देखकर ओयांग शुओ ने अपना सिर खुजलाया और आगे बोला। महत्वपूर्ण बातें, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। महत्वपूर्ण बातें, मुझे नहीं पता कि वह किस बारे में सोच रहा है। वह क्या कहने वाला है? क्या वह कहेगा कि मैं हर चीज के लिए जिम्मेदार हूं? शियाओयू ने सोफे के किनारे बैठते हुए चिड़चिड़ेपन से सोचा। ये देखकर कि शियाओयू अजीब व्यवहार कर रही थी, ओयांग शुओ ने लंबी कहानी को छोटा करते हुए कहा, तुम्हें पता है कि कल मैंने अर्थ ऑनलाइन नामक एक नया गेम खेलना शुरू किया है। ये गेम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हर रात 8 बजे मुझे ऑनलाइन जाना होता है। उसने बेरुखी से जवाब दिया। रुको, यह आदमी आज सुबह इस बारे में बात नहीं करने वाला है। खैर, वह भूल गया होगा। विकृत, बदमाश महिला का दिमाग इतना अप्रत्याशित था। ओयांग शुओ को इतना हैरान देखकर शियाओयू ने ओयांग शुओ को जूते से थप्पड़ मारने का मन किया। इस समय वह केवल अपनी शर्मिंदगी को छिपाने की कोशिश कर सकती थी, मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। हाँ, कृपया जारी रखें, चाहे वह कितना भी धीमा क्यों न हो,
ओयांग शुओ देख सकता था कि उसे कोई समस्या है, लेकिन वह बस इतना ही कर सकता था कि आगे बढ़े और दिखावा करे कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। उसने आगे कहा, वास्तव में मैं जो कहना चाहता हूं वह बहुत सरल है। यानी क्या तुम रात में मेरी जगह ले सकते हो? उसे सोने से पहले एक परी कथा सुनाई जाती है। जब तक तुम मेरी मदद कर सकते हो, कृपया अपनी शर्तें बताओ। ओह, कोई बात नहीं। मुझे भी बिंग र पसंद है, मैं उसे छोटी बहन की तरह देखता हूँ। कोई शर्त बताने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम हर रात हमारे लिए खाना बनाओगी, मैं बनाऊंगा। सुन शियाओयू ने सहजता से कहा। धन्यवाद, आप मेरी बहुत मदद कर रहे हैं, ओयांग शुओ ने कहा, और ज्यादा कुछ नहीं कहा। वे दोनों एक जैसा सोच रहे थे और ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। शर्मिंदगी का माहौल खत्म हो गया, लेकिन उनके पास बात करने के लिए और कुछ नहीं था। ओयांग शुओ वापस बिंग र के कमरे में गया और देखा कि छोटी लड़की चुपचाप अपने डेस्क पर अपना होमवर्क कर रही थी, इतनी प्यारी कि उसे मार डाला जाए। यह आश्वासन पाकर कि बिंग र को उसकी कहानी शियाओयू द्वारा पढ़कर सुनाई जाएगी, इससे उसका मन शांत हो गया। बिंग र को चूमने के बाद ओयांग शुओ अपने कमरे में वापस चला गया। हालांकि बिंग र शायद हर चीज से खुश नहीं थी, लेकिन वह जानती थी कि अपने भाई को बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए। जब ओयांग शुओ ऑनलाइन आया तो खेल का समय सुबह 8 बजे के बाद का था। दरवाजे के बाहर से एक घूमने की आवाज आई, जिसमें जयकारे की लहरें भी शामिल थीं। दरवाजा खोलते ही ओयांग शुओ ने देखा कि जनरल शी अपनी भाला विद्या का प्रदर्शन कर रहे थे, जबकि झाओ देक्शेन और अन्य लोग उनके कौशल से मोहित होकर उन्हें देख रहे थे और समय समय पर उनकी सराहना भी कर रहे थे। ये देखकर कि ओयांग शुओ बाहर आ गया है, जुओ यी ने कहा, महाराज। ओयांग शुओ ने तुरंत जवाब दिया, कोई औपचारिकता निभाने की जरूरत नहीं है। जैसा कि कहावत है, दिन सुबह ही होता है। आज हमारे पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं। जहां तक विशेष परिस्थितियों की बात है, मैं नए लोगों के आने के बाद गांव में जा रहा हूं। अगर आप फ्री हैं तो आप मेरे साथ जा सकते हैं। कृपया राजकुमार से पूछो, मजदूरों। सभी लोग फिर से गांव में आ गए। निश्चित रूप से लोगों का एक और समूह वहां इकट्ठा हुआ था। वे वही थे, दुबले पतले और खराब कपड़े पहने हुए। अंतर यह था कि यह 15 लोगों का समूह था और इसमें पुरुष और महिलाएं, बूढ़े और युवा सभी शामिल थे। वे ज्यादा सामान भी ले जा रहे थे, कुछ के पास एक बैग भी था, जो पहले बैच की तुलना में ज्यादा पारिवारिक प्रवास जैसा था। उनका नेतृत्व 50 साल के लाओ झेंग नामक एक व्यक्ति कर रहा था। वह बहुत ही मजबूत कद काठी का और सख्त दिखने वाला व्यक्ति था। ओयांग शुओ कौन है, ये जानने के बाद सभी ने संक्षेप में अपना परिचय दिया और गांव में ज्यादा देर तक नहीं रुके। ओयांग शुओ ने खुद बूढ़े व्यक्ति का सामान लिया और समूह को वापस लाने का बीड़ा उठाया। झाओ डेक्सियन ओयांग शुओ को सामान ले जाते देख घबरा गया। उसने तुरंत दूसरों का सामान उठाने में मदद की और समूह के पीछे पीछे वापस चला गया। बुजुर्गों के प्रति सम्मान चीन के पारंपरिक गुणों में से एक था, इसलिए ओयांग शुओ को उम्मीद थी कि एक व्यावहारिक उदाहरण के माध्यम से यह अन्य सभी को भी सिखाया जाएगा। लॉर्ड्स मैनर में वापस आकर जल्दी से एक रसोई में आग जलाई गई। इस बार 15 में से एक अधेड़ उम्र के जोड़े भी थे। एक में पति एक जूनियर लोहार था, जबकि पत्नी एक रसोइया थी। नाश्ते के बाद ओयांग शुओ ने सभी की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना शुरू किया। 15 लोग, 5 विशेष प्रतिभा वाले और बाकी 10 साधारण किसान थे। 50 साल की उम्र के एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिनका उपनाम सोंग था, एक वरिष्ठ डॉक्टर थे और गांव में उच्च स्तर की प्रतिभा वाले पहले व्यक्ति थे। छोटा बच्चा एरवाजी एक चरवाहा था, जो केवल 11 साल का था, बहुत दुबला पतला और कम खाने वाला था, और अनाथ भी था। ली टाइजू एक लोहार था, वह मोटा था, उसकी आंखें चमकीली और तीखी थीं, वह कुछ हद तक एक साधारण व्यक्ति जैसा दिखता था। उसकी पत्नी का नाम ली था, वह एक जूनियर शेफ थी और एक युवा माँ थी। सबसे खास महिला एक और महिला थी। यह महिला 28 साल की थी और काफी खूबसूरत थी। उसका नाम कुई यंग्यू था। मूल रूप से वह एक व्यवसाय महिला थी। उसे बड़े होकर अपने पिता के पारिवारिक व्यवसाय में मदद करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आधे महीने पहले परिवार के कारवां का सामना लुटेरों से हुआ। उनके अनुरक्षक की सुरक्षा में वह भागने में सफल रही। वह खुद को जंगल में खोई हुई पाती थी और कई कठिनाइयों के बाद लगभग भूख से मर जाती थी। डॉक्टर सोंग ने उसे बचाया था और आखिरकार अपने वर्तमान भटकने वालों के समूह का पीछा करते हुए वे शानहाई गांव आ गए थे। इन आप्रवासियों की स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करने के बाद ओयांग शुओ ने सभी को प्रांगण में इकट्ठा किया।
लगभग 30 लोग इकट्ठे हुए, एक अच्छी खासी भीड़। बढ़ती संख्या को देखकर ओयांग शुओ ने गर्व से कहा, आज 15 नए भाई बहन हैं जो शानहाई गांव के बड़े परिवार में शामिल हुए हैं। गांव अभी भी खरोंच से बनाया जा रहा है और यह कहना मुश्किल है कि हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ हैं और कोशिश कर रहे हैं। आज हमें 3 काम पूरे करने हैं। सबसे पहले हमें बाढ़ की मरम्मत पूरी करनी है। दूसरा, हमें सभी के लिए आश्रय प्रदान करने के लिए एक छोटा सा आवासीय आंगन बनाना है। अंत में मुझे उम्मीद है कि हर कोई एक साथ कड़ी मेहनत करेगा और अपने नेताओं का पालन करेगा ताकि हम ये सब पूरा कर सकें और रात होने से पहले आपके घर बन जाएं। उत्साहित भीड़ ने एक साथ उत्तर दिया, हम प्रभु की आज्ञा का पालन करेंगे। यहाँ मैं विशिष्ट कार्मिक व्यवस्था की घोषणा करता हूँ। झाओ डेक्सियन ने तुरंत झुककर जवाब दिया, सर, मैं औपचारिक रूप से आपको निर्माण टीम का कप्तान नियुक्त करता हूँ। गांव में सभी निर्माण परियोजनाओं का समन्वय करो। प्रमोशन के लिए धन्यवाद महाराज। बात समाप्त करके झाओ डेक्सियन अपने मूल पद पर लौट आया। सिस्टम टिप: झाओ डेक्सियन को उसके स्वामी द्वारा पदोन्नत किया गया है। उसकी वफादारी में 5 अंक की वृद्धि हुई है। झाओ यूफेंग, सर, झाओ यूफांग जल्दी से बाहर निकला। आपको मूल लोगन साइट के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है और आप हमारे क्षेत्र के लिए लकड़ी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। प्रमोशन के लिए धन्यवाद महाराज। अपनी बात समाप्त करके वह अपने मूल स्थान पर लौट आया। सिस्टम टिप: झाओ यूफांग को उसके स्वामी द्वारा पदोन्नत किया गया है। उसकी वफादारी में 5 अंक की वृद्धि हुई है। इन 2 लोगों के अलावा ओयांग शुओ ने सोंग दाफू को जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए, मिस चोई को रसद के लिए, मिस ली को भोजन के लिए और एरवाजी को खुद की देखभाल करने के लिए नियुक्त किया। ये 4 लोग श्रम वितरण में नहीं हैं, बाकी को अस्थायी रूप से निर्माण टीम के साथ शामिल किया गया था। सोंग दाफू आगे आया और बोला, धन्यवाद महाराज। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ओयांग शुओ ने शब्दों को स्वीकार करने के लिए अपना हाथ हिलाया, फिर कहा, हम काम शुरू कर रहे हैं। डॉक्टर, मिस कुई और एरवाजी, मेरे साथ। काम पूरा होने के बाद ओयांग शुओ ने झाओ डेक्सियन को रोका और उसे आवासीय प्रांगण और भोजन कक्ष के लिए चित्र दिए, साथ ही स्पष्ट निर्देश दिए कि वह इन इमारतों का निर्माण कहाँ करना चाहता है। आवासीय हॉल पश्चिम क्षेत्र में उत्तर दक्षिण रेखा के साथ होंगे। भोजन कक्ष दक्षिण पश्चिम में लॉर्ड्स मैनर के करीब बनाया जाएगा। उनके निर्देश पूरे होने के बाद झाओ डेक्सियन के अधीन बाकी लोग काम पर लग गए। झाओ यूफेंग और उनकी टीम ने उनसे बात करने के लिए 1 मिनट इंतजार किया। महाराज, मुझे डर है कि मेरी टीम द्वारा किया जाने वाला काम सीमित हो सकता है। हमारी टीम में बुजुर्ग लोग हैं। ओयांग शुओ ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ, मैंने अभी से 500 यूनिट लकड़ी खरीद ली है ताकि इस समय की जरूरतों को पूरा किया जा सके। तुम्हें जो करना है वह है जंगल का पता लगाना और देखना कि हमारे इस्तेमाल के लिए क्या उपलब्ध है, कुल कितनी लकड़ी काटी जा सकती है, इसकी गणना करना। इसके अलावा तुम्हें ध्यान देना होगा और देखना होगा कि क्या कोई कीमती पेड़ है और उन्हें ध्यान देने के लिए चिन्हित करना होगा। यूफेंग, तुम्हारा काम महत्वपूर्ण है। झाओ यूफांग को अचानक एहसास हुआ कि उसे क्या करना है और उसने सम्मानपूर्वक कहा, आपके निर्देश के लिए धन्यवाद महाराज। हम ये काम जल्दी से करेंगे। ठीक है, काम पर लग जाओ। झाओ यूफांग और उसके लोगों को दूर भेजकर ओयांग शुओ ने सोंग तिकड़ी को संबोधित किया। डॉक्टर सोंग, इस समय गांव में आपके लिए अस्पताल बनाने का कोई रास्ता नहीं है। फिलहाल आप लॉर्ड्स मैनर में रहेंगे। जब हमारा क्षेत्र दूसरे स्तर के गांव में अपग्रेड हो जाएगा तो हम आपके लिए एक क्लिनिक बना सकेंगे। डॉक्टर को शुओ एक सज्जन व्यक्ति मानता था, इसलिए उसका इलाज किया गया। डॉक्टर सोंग का चेहरा गोरा, कोमल हड्डियों वाला और उदासीन था। जैसा कि महाराज ने तय किया है, मुझे एक चीज के अलावा कुछ नहीं पूछना है। मिस कुई एक सज्जन महिला है और मुझे उम्मीद है कि भगवान उनका ख्याल रख पाएंगे। ओयांग शुओ ने तुरंत जवाब दिया, ये स्वाभाविक है। तो मुझे लगता है कि मिस कुई हाउसकीपर के रूप में काम कर सकती हैं, जैसा कि मुझे उम्मीद है कि भगवान का इरादा है। वे मिस कुई को देखने के लिए मुड़े। मिस कुई को सहमत देखकर डॉक्टर सोंग ने जल्दी से कहा, यह बहुत बढ़िया है। इस तरह के व्यवहार से अगर कोई आपत्ति नहीं है तो कोई भी शिकायत नहीं करेगा। उन्होंने मिस कुई की ओर रुख किया। मिस कुई, इससे पहले कि कोई और नौकरी का दावा करने के लिए दौड़े, क्या आपको कोई आपत्ति है? मिस कुई एक व्यापारी की बेटी थी, लेकिन वह महिला जैसी भी थी। उसका रूप रंग स्वाभाविक रूप से सुंदर था, स्वभाव से सौम्य और यात्रा से थके होने के बावजूद वह किसी तरह स्टाइलिश बनी रहती थी। उसके दुखों और कठिनाइयों ने उसकी सुंदरता को खराब नहीं किया था, बल्कि उसकी सौम्यता में नई ताकत की झलक थी।
वह धीरे धीरे डॉक्टर सोंग के सामने गई, उन्हें प्रणाम किया और स्नेहपूर्वक कहा, मैं इस छोटी सी लड़की की देखभाल करने के लिए सीनियर का धन्यवाद करती हूँ। वह इतने समय से उसकी देखभाल कर रहा था और स्वाभाविक रूप से वह उसका ख्याल रखने के लिए उसके आभारी थी। डॉक्टर सोंग ने जल्दी से उसे उठाते हुए कहा, बहुत बढ़िया, चूंकि तुमने ये कहा है तो आओ और अपने भाई से मिलो। कुई यंग्यू उठी और शुओ की ओर मुड़ी, फिर से झुकी। छोटी बहन यंग्यू बड़े भाई को बधाई देती है। छोटी बहन की देखभाल करने के लिए धन्यवाद बड़े भाई। ओयांग शुओ ने तुरंत जवाब दिया, ये वास्तव में कुछ भी नहीं है। मिस यंग्यू का अभिवादन करना मेरा सौभाग्य है। मेरा उपनाम ओयांग है, आप चाहें तो मुझे इसी नाम से बुला सकते हैं। बड़े भाई ओयांग मुझे यंग्यू कह सकते हैं क्योंकि यह परिवार भी मुझे बुलाता है। ही भाई बहन का उचित रिश्ता तय करने के बाद कुई यंग्यू अब बहुत सतर्क नहीं रही, उसने अपने स्वाभाविक व्यवहार को कुछ हद तक पुनः प्राप्त कर लिया। सिस्टम टिप, खिलाड़ी क्यूएव्यू और एनपीसी कुई यंग्यू को भाई बहन का रिश्ता स्थापित करने, गॉड सिबलिंग सिस्टम को अनलॉक करने के लिए बधाई, इनाम 200 प्रतिष्ठांक है। वेब से जर्नेट द्वारा संचालित। हमने इन मशहूर हस्तियों को कैंसर के कारण बहुत जल्दी खो दिया। 71 वर्षीय क्रिस्टी ब्रिंकले ने लेगी लुक के साथ हेंसले एयरहॉट को पीछे छोड़ दिया। ओयांग शुओ ने कुई यंग्यू के आंकड़ों पर नजर डाली। नाम, कुई यंग्यू प्रजत। पहचान, शांघाई गांव, घर की महिला। व्यवसाय, व्यवसाय महिला। वफादारी, 85 अंक। विशेषताएं, सावधानीपूर्वक योजना, क्षेत्र में व्यापार लाभ में 1% की वृद्धि। मूल्यांकन, कुई वाणिज्यिक परिवार से, महिलाओं का परिवार, सौम्य स्वभाव, उचित व्यवसाय। वह वास्तव में एक रजत प्रतिभा थी, एक सुखद आश्चर्य। वह वास्तव में एक मूल्यवान अनुचर थी। 85 की वफादारी के साथ वह तुरंत इस दुर्लभ नई प्रतिभा पर भरोसा करने में सक्षम था। बिना किसी हिचकिचाहट के ओयांग शुओ ने अपनी कमर से संसाधन बैग लिया और उसे उसके हाथों में थमा दिया। गंभीरता से कहा, यंग्यू, अब हम एक परिवार हैं और तुम्हारा भाई ये सामग्री तुम्हारे संरक्षण में सौंपता है। मुझे हमारे सामग्री प्रबंधन के साथ तुम्हें परेशान करना होगा। यंग्यू ने गंभीरता से संसाधन बैग लिया और पूछा कि इसका उपयोग कैसे किया गया। फिर उसने कहा, धन्यवाद भाई ओयांग, यंग्यू बड़े भाई के भरोसे पर खरा उतरेगा। डॉक्टर सोंग और यंग्यू के मामलों को व्यवस्थित करने के बाद ओयांग शुओ ने एक तरफ छिपे छोटे लड़के की ओर रुख किया। वह काले भेड़िए के बच्चे के साथ एक छोटे चरवाहे की तरह खेल रहा था। तभी ओयांग शुओ ने जोर से कहा, एरवाजी, आओ। कल ओयांग शुओ ने यूफेन को एक लकड़ी का पिंजरा बनाने दिया था। इसके निचले हिस्से को घास से ढका गया था, जो शावक के लिए एक मान थी। एरवाजी अभी भी एक बच्चा था और प्यारे छोटे शावक को देखते ही वह तुरंत उसके साथ खेलना चाहता था। शावक को चिढ़ाने के लिए चुपके से उसके पास चला जाता था। ओयांग शुओ की पुकार सुनकर एरवाजी ने सजगता से कठोर रुख अपनाया। प्रभु के सामने लापरवाही बरतने और लापरवाही बरतने के कारण वह स्वाभाविक रूप से दंडित होने से डर रहा था। सर, वह चिल्लाया और जल्दी से शुओ के पास वापस चला गया। ओयांग शुओ ने उसे अपने पास बुलाया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, डरो मत। बताओ, तुम क्या करते थे? एरवजी ने सिर झुकाकर विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, मैं मवेशियों की देखभाल में मदद करता था। वो तब की बात है, यह अब की बात है। अभी के लिए तुम सिर्फ एक अस्थायी नौकर के रूप में मेरा अनुसरण करोगे। जब समय होगा तो सिस्टर कुई तुम्हें पढ़ना सिखाएंगी। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए कोई मवेशी नहीं है। ये सुनकर कि न केवल उसे सजा नहीं दी जाएगी, बल्कि इसके बजाय उसे पढ़ना सीखने का अवसर मिलेगा। एरवजी ने उत्साह से सिर हिलाया और जोर से कहा, मैं समझ गया। वह मन ही मन सोच रहा था कि उसके पूर्व मकान मालिक और यह नया स्वामी निश्चित रूप से एक जैसे नहीं हैं। ओयांग शुओ ने कहा, अच्छा, खूब पढ़ाई करो, भविष्य में तुम इस इलाके के लिए एक उपयोगी प्रतिभा बनोगे। इसके अलावा मेरे पास तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण काम है। अपनी उंगलियों से ही उसने पिल्ले को चिढ़ाने के लिए पिंजरे में घुसा दिया। तुम्हें चिढ़ाते हुए देखकर मैंने इसका नाम रख दिया है। इसे ब्लैकफैंग कहा जाएगा। तुम्हें इसकी देखभाल करनी होगी और इसे अच्छे से खिलाना होगा। क्या तुम ये कर सकते हो? ये सुनकर कि उसे ब्लैकफैंग की देखभाल करने का मौका मिलेगा, वाजी और भी खुश हो गया और उसने इतनी जोर से सिर हिलाया कि उसका सिर गिर गया। मैं ये कर सकता हूँ। ओयांग शुओ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ठीक है, जाओ उसके साथ खेलो। अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। अपने लोगों के लिए व्यवस्था पूरी करने के बाद ओयांग शुओ जनरल शी को खोजने और जंगली बकरियों के बारे में और अधिक जानकारी लेने गया।
उसने ये देखने का मन बनाया कि क्या उन बकरियों को वापस कैद में लाया जा सकता है। C10 फ्री मोड। अध्याय 10 मुक्त मोड। अनुवादक टीम 2। संपादक जून। ओयांग शुओ लॉर्ड्स मैनर के पूर्वी विंग में चला गया और जनरल शी को सैन्य इतिहास पर एक किताब पढ़ते हुए पाया। उसने उसे परेशान नहीं किया, लेकिन जनरल ने तुरंत महसूस किया कि वह उसे देख रहा है। उसने मुड़कर देखा तो ओयांग शुओ दरवाजे पर खड़ा था। वह जल्दी से उठा और प्रणाम करते हुए चिल्लाया, भगवान। फिर हैरान होकर उसने पूछा, जब भगवान पहले ही आ चुके हैं तो तुम अंदर क्यों नहीं आए? डरने की कोई बात नहीं है। ओयांग शुओ हंसा। आपको इतना ध्यान लगाते देखकर मैं आपको परेशान नहीं कर सकता था। जनरल शी मुस्कुराए और अपना सिर खुजलाया। मेरे स्वामी हंसते हैं। मुझे अपने खाली समय में युद्ध पर किताबें पढ़ना पसंद है। मुझे नहीं पता कि स्वामी से और क्या कहना है। क्या आप मुझे कुछ बताने आए हैं? हाँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। कल तुम वापस आए और कहा कि तुम्हें जंगली बकरियों का एक समूह मिला था। मुझे उनका स्थान नहीं पता। क्या तुम उन्हें फिर से ढूंढ सकते हो? जनरल शी ने भौहें सिकुड़ी, एक पल सोचा और धीरे से कहा, मुझे याद है कि बकरियों के समूह की संख्या 50 या उससे ज्यादा थी। कुछ को जंगली कुत्तों ने मार डाला था, बाकी तितर बितर हो गए और भाग गए। ऐसा ही है। इस समय इस क्षेत्र में कोई पशुधन नहीं है और मांस बहुत दुर्लभ है। कल आपने बकरियों का जिक्र किया था। मैं सोच रहा था, क्या हम उन्हें पकड़कर वापस नहीं ला सकते और उन्हें पालतू नहीं बना सकते? जनरल शी एक पल के लिए हैरान रह गए। भगवान वाकई दूरदर्शी हैं, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। भगवान की अनुमति से मैं जाकर देखूंगा कि मैं उनसे कहाँ मिला था और उनके पदचिह्नों का अनुसरण करूंगा। यह मुश्किल लगता है, मैं आपके द्वारा कोई अच्छी खबर लाने का इंतजार करूंगा। जनरल शी को विदा करने के बाद ओयांग शुओ ने निर्माण की प्रगति का आकलन करने के लिए गांव में घूमना शुरू कर दिया। आराम के समय वह बैठकर सभी के साथ बातचीत करता, उनकी बातें सुनता और उन पर ध्यान देता। इस तरह गांव के लोग धीरे धीरे एक सावधान, बुद्धिमान, फिर भी मिलनसार स्वामी के काम को पहचान लेंगे। उसे देखते ही वे अभिवादन करने की पहल करेंगे। ओयांग शुओ घमंडी नहीं था और जवाब में उनमें से प्रत्येक को मुस्कुराहट दी। एड्स बाय पब फ्यूचर। दोपहर के भोजन से पहले बाड़ लगाने का काम पूरा हो गया। गांव के प्रवेश द्वार पर उन्होंने एक साधारण लकड़ी का गेट हाउस बनाया। गेट के ऊपर उन्होंने शंघाई गांव 3 सरल अक्षरों के रे, जो ये घोषित करते थे कि पहाड़ी गांव आधिकारिक तौर पर जंगल में स्थित है। दोपहर 3 बजे जनरल शिव वापस आए। उनके साथ अच्छी और बुरी दोनों तरह की खबरें थीं। अच्छी खबर ये थी कि गश्त के दौरान उनकी मुलाकात घोड़े पर सवार एक डाकू से हुई और उसे मारने के बाद उन्हें घोड़ा और लोहे की तलवार दोनों मिल गईं। बुरी खबर ये थी कि जंगली बकरियों ने कोई निशान नहीं छोड़ा था और वे हवा में गायब हो गईं, इसलिए ओयांग शुओ केवल उनके नुकसान पर दुखी हो सकता था। ओयांग शुओ ने जनरल से घोड़ा और लोहे की तलवार ली और उनके आंकड़े देखे। नाम, गरीब घोड़ा कांस्य। वजन 30 किलोग्राम। गति 20 किलोमीटर दिन। खपत 3 यूनिट चारा दिन। मूल्यांकन, इस पर सवारी करना मुश्किल है। ये युद्ध का घोड़ा तो बिल्कुल नहीं है। नाम, खराब लोहे की तलवार कांस्य ग्रेड। कठोरता 5। कठोरता 3। मूल्यांकन, आयरन तलवार एक दोषपूर्ण उत्पाद है, कृपया सावधानी के साथ उपयोग करें। इस स्तर पर कांस्य स्तर के उपकरण भी दुर्लभ थे। अचानक उसके पास अपने हाथों का उपयोग किए बिना ही 2 उपकरण हो गए। अगर वह अन्य खिलाड़ियों को बता देता तो वे ईर्ष्या से मर जाते। ये लॉर्ड क्लास खिलाड़ियों के लाभ का हिस्सा था, जितना अधिक जोखिम उतनी ही बेहतर गिरावट की संभावना। इस तरह के उच्च स्तर के राक्षस जनरल शी की नज़र में कुछ भी नहीं थे। घोड़े और लोहे की तलवार के साथ ओयांग शुओ अब बाहर जा सकता था और अपने क्षेत्र का निरीक्षण कर सकता था। उसे पूरे दिन गांव में रहने की जरूरत नहीं थी। घुड़सवारी और भाला चलाने की मूल बातें सीखने से पहले वह लगभग बेकार था। शाम को छोटे से आवासीय प्रांगण और भोजन कक्ष दोनों का निर्माण हो चुका था। नए भोजन कक्ष में दावत के दौरान ओयांग शुओ ने सभी के आवास बदलने शुरू कर दिए। एड्स बाय पब फ्यूचर। लॉर्ड्स मैनर का मुख्य हॉल लिविंग रूम था, जिसका इस्तेमाल आतिथ्य और किसी भी कार्यवाही के लिए किया जा रहा था। लिविंग रूम के दाएं और बाएं कमरे थे। पूर्व में उनका कार्यालय था, पश्चिम में उनका शयन कक्ष था। कमरे के दोनों तरफ आंगन थे और उनसे अलग 2 और कमरे थे। पूर्व वाला कमरा जनरल शी का था, जबकि पश्चिम वाले कमरे में झाओ गांव के 10 लोग रहते थे। कल रात वहां 10 लोग सोए थे, लेकिन उन्हें बमुश्किल पर्याप्त जगह मिली थी। छोटे आवासीय प्रांगण के पूरा होने के बाद उसके पास 20 लोगों के रहने के लिए जगह थी।
आज रात अधिकांश झाओ लोग चले जाएंगे, केवल झाओ डेक्सियन और झाओ यूफेंग अपने नए घर में रह जाएंगे। पहले खाली पड़े पश्चिमी विंग में अब एक तरफ कुई यंगयू और दूसरी तरफ डॉक्टर सोंग और एर वाजी रहेंगे। अगले 3 दिनों में इलाके में तेजी से निर्माण शुरू हो गया। सार्वजनिक शौचालय, लोहार की दुकान, खदान और किराने की दुकान सब बन चुकी थी और उन्होंने 4 और आवासीय आंगन भी बनाए थे। लकड़ी काटने और खदान क्षेत्रों में भी काम शुरू हो गया था, जहां प्रतिदिन 10 किसानों को 100 इकाई लकड़ी और 50 इकाई पत्थर का उत्पादन करने की व्यवस्था की गई थी। वह नहीं जानता था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसने पहले कुछ दिनों में बहुत अधिक सौभाग्य का उपभोग कर लिया होगा, क्योंकि इन 3 दिनों में उसे 45 नए आप्रवासियों में से केवल 3 विशेष प्रतिभाएं ही प्राप्त हुई। जूनियर राजमिस्त्री झेंग शांगुन एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था, जिसे ओयांग शुओ ने खदान प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। व्यापारी ली फुगुई, एक मोटे बूढ़े व्यक्ति को किराने की दुकान का प्रभारी बनाया गया था। सबसे बड़ा आश्चर्य एक वरिष्ठ जहाज निर्माता का था, जो इस क्षेत्र का दूसरा सबसे कुशल व्यक्ति था। उसका नाम झेंग दहाई था। वह 30 साल का था। उसका रंग सांवला था, कद छोटा और दुबला पतला था। खेल में सुबह का समय था और ओयांग शुओ अपने सामान्य समय पर आया। आंगन का दरवाजा खोलना हमेशा मजेदार होता था। जनरल शी हमेशा की तरह भाला चलाने का अभ्यास कर रहे थे। अपने अधिकारियों की तरह मार्शल आर्ट का अभ्यास तब तक किया जाता था जब तक कि यह एक सहज प्रवृत्ति न बन जाए। अभ्यास न करने से उनके पूरे शरीर में खुजली होने लगती थी। डॉक्टर सोंग दूसरी तरफ आंगन में कुंग फू कर रहे थे। आंगन के कोने में एरवाजी ब्लैकफैन को खाना खिलाते हुए उसके साथ खेल रहे थे। 3 दिन पहले लोहे की तलवार मिलने के बाद से ही वह सुबह सुबह की मार्शल आर्ट की श्रेणी में शामिल हो गया था। जनरल शी उसे मार्गदर्शन देने में खुश थे, अन्यथा महारत हासिल करने का रास्ता कई चक्कर लगाने वाला होता। तलवार सबसे महत्वपूर्ण सैन्य हथियार था और इसे सीखना सबसे कठिन था। अभ्यास की शुरुआत ब्रॉडस्वॉर्ड से हुई। यह एक हाथ से इस्तेमाल की जाने वाली सपाट तलवार थी, सीधी और नुकीली, जिसका अभ्यास दिन में 3-5 घंटे तक किया जाता था, जब तक कि आप ब्लेड पर बैठे किसी कीड़े के वजन में अंतर को सटीक रूप से नहीं बता सकते थे। वेब से जर्नेट द्वारा संचालित हेदी क्लम और उनकी बेटी इटली में छोटी बिकिनी में जलवे बिखेरती नजर आईं। हिटलर के बारे में उलझा हुआ सच जिसका सामना करना कठिन है। ओयांग शुओ को इस प्रथा का कारण समझ में आया। ये खेल में कौशल का प्रयोग करने का तरीका था। अर्थ ऑनलाइन में खिलाड़ियों के कौशल को सिस्टम बूट मोड और फ्री मोड में विभाजित किया गया था। बूट मोड का मतलब किताब के कौशल से था। उन्हें पढ़ने के बाद आप उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते थे। उदाहरण के लिए, मध्यस्थता कौशल में सुधार करते समय खेल स्वचालित रूप से कोई भी सुधार प्रदर्शित करेगा। फ्री मोड अर्थ ऑनलाइन के लिए कुछ मौलिक था, जहां खिलाड़ी कौशल सीखते थे और एक किताब की सामग्री दिमाग में अंकित होती थी। फिर खिलाड़ियों को अपने दिमाग में चालों और अभ्यास युक्तियों के अनुसार कार्य करना होता था। वास्तव में सामान्य मार्शल आर्ट की तरह अभ्यास में समय लगाना होता था। इसलिए खेल में खिलाड़ियों ने अभ्यास किया और सिस्टम के आध्यात्मिक कनेक्शन के माध्यम से इस अभ्यास की स्मृति उनके शरीर की वास्तविकता तक पहुंच गई। बार बार प्रशिक्षण के माध्यम से इस अभ्यास को सहज ज्ञान में मजबूत किया गया। इस मामले में खिलाड़ी वास्तविकता में थोड़े अभ्यास के साथ अपने शरीर की स्मृति को जगा सकता है और वास्तविक दुनिया में खेल की मार्शल आर्ट का प्रदर्शन कर सकता है। बेशक फ्री मोड का चयन करने की एक शर्त ये थी कि यह केवल फ्री मोड के लिए खुली विशिष्ट कौशल पुस्तकों पर लागू होता था। विशेष कौशल पुस्तकों के माध्यम से याया ने वास्तविक मार्शल आर्ट को परिष्कृत करके सही वास्तविकता को चुनौती देने वाले शक्ति कानून का अनुमान लगाया था। वास्तव में प्राचीन वू परिवार ने मार्शल आर्ट ग्रंथों का योगदान देकर बंद बीटा योग्यता और कस्टम गेम केबिन तक पहुंच बनाई थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि गया की अविश्वसनीय कंप्यूटिंग क्षमता को मौजूदा मार्शल आर्ट शक्तियों पर लागू करने के साथ आधुनिक मानव चिकित्सा अनुसंधान के साथ मिलकर उन्होंने मार्शल आर्ट क्षमताओं का एक नया और अधिक संपूर्ण विज्ञान बनाया था। इन क्षमताओं का अभ्यास करना बेहद मुश्किल था, क्योंकि इसके लिए बहुत कम आंतरिक ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। भाला चलाने जैसी चीजें आखिरकार सिर्फ एक तरह की शारीरिक स्मृति थी। तलवार चलाने में वास्तव में महारत हासिल करने के लिए आपको वास्तविकता में बार बार इसका अभ्यास करने की जरूरत थी। आंतरिक शक्ति का अभ्यास करना पूरी तरह से अलग था। आंतरिक शक्ति उत्पन्न करने के लिए आपको आत्मा और शरीर को हिलाना पड़ता था और फिर अपनी ची को अपने मेरिडियन से गुजरते हुए नियंत्रित करना पड़ता था। इसलिए खेल में खिलाड़ी आंतरिक शक्ति का अभ्यास करते थे।
वास्तव में गेम केबिन में एक बुद्धिमान प्रणाली थी जो उसी चीज को उत्तेजित करती थी ताकि आपका शरीर भी आंतरिक शक्तियां उत्पन्न करे और पोषक तत्व वितरण प्रणाली खेती के लिए आवश्यक ऊर्जा को सटीक रूप से पहुंचाए। यह न केवल वास्तविक अभ्यास से अधिक व्यावहारिक था बल्कि अधिक कुशल और प्राचीन कुंग फू और आधुनिक तकनीक का एक आदर्श संयोजन भी था। दरअसल ये भी होप नामक अंतर्ग्रहीय योजना का हिस्सा था। आखिरकार अभी किसी को भी होप ग्रह की स्थिति के बारे में पता नहीं था। क्या यह एक आदिम ग्रह था, क्या यह उच्च स्तर तक विकसित हुआ था, या वहां कोई और सभ्यता थी? सब कुछ अज्ञात था। इस मामले में लोगों की शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने में सक्षम होना एक अच्छा विकल्प था। इन वैज्ञानिक मार्शल आर्ट शक्तियों को खिलाड़ियों के अन्वेषण के लिए खेल के हर कोने में रखा गया था। बीटा खिलाड़ी सच्ची और झूठी शक्तियों के बीच अंतर करने में असमर्थ थे। रिहाई के 1 साल बाद जब हर जीवित इंसान लॉग इन कर चुका था, गया ने सच और झूठ के बीच अंतर करने का तरीका घोषित किया था। यह तरीका सरल था, बाई या कोड के साथ समाप्त होने वाली कोई भी शक्ति सच थी और सर्जरी या लॉक के साथ समाप्त होने वाली कोई भी शक्ति झूठी थी। केवल एक अपवाद था और वही ये था कि सभी बुनियादी कौशल सच थे, जैसे कि बुनियादी घुड़सवारी और भाला चलाने का कौशल जिसे ओयांग शुओ वर्तमान में सीख रहा था। अपने पिछले जीवन में खानदान के 6 तानाशाहों में से एक फैंग किंग यांग प्राचीन वू परिवार का प्रतिनिधि था और मार्शल आर्ट के अपने स्वयं के निर्णय पर भरोसा करते हुए उसने गया की विधि की खोज की और यह पता लगाया कि कौन सी विधि सही और कौन सी गलत है। 1 साल के भीतर वू परिवार ने गुप्त रूप से बड़ी संख्या में वास्तविक शक्तियों को जमा कर लिया और इसलिए जब गया ने सच्चाई का खुलासा किया तो वे अपने प्यालों में रो पड़े। इस दुनिया में ओयांग शुओ स्वाभाविक रूप से अपने ज्ञान का लाभ उठाएगा। आंगन में वापस आकर ओयांग शुओ ने बुनियादी भाला चलाने की युक्तियों के अनुसार बड़े झटकों का अभ्यास करना शुरू कर दिया। वह अभ्यास जारी रखने के लिए तैयार था क्योंकि उसे अभी तक काम करने के लिए कोई मार्शल आर्ट शक्ति नहीं मिली थी। अपने पुनर्जन्म के कारण वह स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छे कौशल का अभ्यास करने में सबसे अधिक समय बिताना चाहता था। इस अहंकार के कारण वह बुनियादी कौशल का अभ्यास करने में बहुत समय नहीं बिताना चाहता था। चीन में उच्चतम स्तर की क्लासिक आंतरिक शक्ति मैनुअल का एक सेट था जिसे शक्तियों के 3 सेटों में विभाजित किया गया था। पिछले 5 वर्षों में किसी को भी उनमें से 2 से अधिक नहीं मिले थे। इस दुनिया में ओयांग शुओ का लक्ष्य इन तीनों कौशलों को एक साथ लाना था तथा उन्हें सबसे मजबूत आंतरिक शक्ति पुस्तकों के साथ संयोजित करना था तथा उनके सम्मिलन को अपना सबसे मजबूत तुरुप का पत्ता बनाना था। एक बड़े भाले के साथ पूरे 1 घंटे तक अभ्यास करने के बाद ओयांग शुओ ने अपनी सुबह की कसरत समाप्त की। भाला लेकर वह लिविंग रूम की ओर चल पड़ा। हर सुबह 9 बजे क्षेत्र के प्रबंधक वहां इकट्ठा होते थे, एक नियम जो उसने 1 दिन पहले ही तय कर दिया था। इस समय वहां कार्यवाही में केवल 5 लोग भाग ले रहे थे। जनरल शी, व्यापार प्रबंधक कुई यंगयू, निर्माण प्रबंधक एल्डर डेक्सियन, लोगन प्रबंधक झाओ यूफेंग और खदान प्रबंधक जेंग शानपाओ। इसके अलावा अगर कोई अतिरिक्त समस्या थी तो संबंधित कर्मियों को उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया जा सकता था। उदाहरण के लिए आज के मुद्दे डॉकयार्ड के निर्माण से संबंधित थे, इसलिए ओयांग शुओ ने वरिष्ठ शिपबिल्डर झेंग दहाई को आज उपस्थित होने के लिए सूचित किया था। दोस्तों, अगर आपको इसका अगला भाग चाहिए तो लाइक जरूर करें।